हेलो फ्रेंड्स। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11th का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 4 महासागर एवं महाद्वीपों का वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने पार्ट 1 करा रखा है इस अध्याय का, साथ ही साथ क्लास 11th का अध्याय 3 तक भी हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा तो क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 का पूरा ज्योग्राफी कवर कर लिया है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है या फिर क्लास 11th में एक सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी ले रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। निश्चित ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी से हर एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, 1967 ईस्वी में मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की थी? विकल्प में है प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सागरीय अर्धस्थल विस्तार अवधारणा, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत। याद रखना है 1967 ईस्वी में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित करके प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये सिद्धांत पृथ्वी के स्थल मंडल की कठोर प्लेटों की एक लचीली परत पर तैरता हुआ मानता है और पृथ्वी की भू आकृतियाँ गतिविधियों की व्याख्या करता है। ठीक है। इसके अलावा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये जानते होंगे आप लोग कि ये अल्फ्रेड वेगनर से संबंधित है। अल्फ्रेड वेगनर ने ही महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बताना है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। विकल्प में है एटना, कराकोटोवा, फ्यूजामा या फिर ओजोस डेल स्लाडो। इस सवाल का सही जवाब होगा ओजोस डेल स्लाडो। ओजोस डेल स्लाडो, जो कि अब देखेंगे कि ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भी है, जो कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। ठीक है, क्या याद रखना है, ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है और एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, वहीं बात करें एटना के बारे में तो ये यूरोप में स्थित है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, एटना यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, वहीं बात करें कराकाटोवा के बारे में तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। ये इंडोनेशिया में स्थित है और ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। वहीं बात करें फ्यूजियामा के बारे में, यह जापान का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सॉरी, ये जापान का तो है, ठीक है, ये जापान का ही है, ठीक है, लेकिन ये निष्क्रिय है। ठीक है, याद रखना है जापान का ये सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, जबकि एटना, कराकोटोवा, ओजुस डेल स्लाडो ये तीनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। फिजियामा एक सिर्फ निष्क्रिय, यहाँ पे देखेंगे विकल्पों में से कि निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो कि जापान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, स्थल मंडल की मोटाई महाद्वीपीय भागों में लगभग कितनी है? विकल्प में है 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। तो आप देखेंगे कि महाद्वीपीय स्थल की मोटाई लगभग 200 किलोमीटर है। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है यह स्थल मंडल की सामान्य मोटाई है। हालांकि 40 किलोमीटर से लेकर के 280 किलोमीटर तक की भी मोटाई कहीं कहीं हो सकती है। ठीक है, 40 से लेकर के 280 किलोमीटर तक की मोटाई देखने को मिल सकती है, लेकिन औसतन देखा जाए तो ये 200 किलोमीटर की ये लंबाई होती है। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल है, सवाल है प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हैरी हेस ने, मैकेंजी ने, टूजो विल्सन ने या फिर मॉर्गन ने? इस सवाल का सही जवाब होगा टूजो विल्सन ने। टूजो विल्सन कनाडा के भूवैज्ञानिक थे, ठीक है, जो सबसे पहले 1955 ईस्वी में प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही है। ठीक,
हैरी हेस के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। हैरी हेस जो थे ना, ये इन्होंने समुद्री तल प्रसार की अवधारणा दी थी। समुद्री तल प्रसार की अवधारणा दी थी, जो प्लेट के टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के आधार बनी। ठीक, चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन मुख्य प्लेट नहीं है? इनमें से कौन सा मुख्य प्लेट नहीं है? जैसा कि हमने बताया था पिछला ही सेट में, पार्ट 1 में, इस अध्याय का पार्ट 1 में, कि मुख्य रूप से 7 प्लेटें हैं। इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी प्लेटें हैं। तो यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सी मुख्य प्लेट नहीं है। अंटार्कटिका प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट या फिर कोकोस प्लेट। मुख्य प्लेटें कौन कौन सी हैं? 7 याद कीजिए, जरा सा रिमाइंड कीजिए खुद से, कौन सा था? फिर से हम पढ़ रहे, सुनिएगा ध्यान से। पहला था अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है। उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, ठीक है। तो इसमें सब देखेंगे कि अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है, ये मुख्य प्लेट है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट ये भी है। प्रशांत महासागरीय प्लेट ये भी मुख्य प्लेट है, जबकि कोकोस प्लेट ये छोटा सा प्लेट है। यह मुख्य प्लेटों में से गिनती नहीं किया जाता है। विकल्प नंबर डी सही होगा, ठीक है। याद हो गया ना कौन कौन सी 7 मुख्य प्लेटें हैं? अंटार्कटिका प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, ठीक है, जो कि पिछला ही पार्ट में हमने करवा रखा था, बताया भी था। ठीक, चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन लघु प्लेट के अंतर्गत नहीं आता है? मतलब है कि पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा मुख्य प्लेटें हैं या फिर बड़ी प्लेट, बड़े जो 7 बड़ी प्लेटें उनमें से कौन इसमें से शामिल है, ठीक है। जैसे सवाल पूछ लिया आपसे, इनमें से कौन लघु प्लेट के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो देखिएगा, फिलीपीन प्लेट ये आता है, ठीक है, ये छोटे छोटे प्लेटों में आता है, गिनती होती है इसकी, ठीक है। अरब प्लेट भी आता है, कोकोस प्लेट भी आता है, लेकिन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ये क्या देखेंगे, ये वृहद प्लेट में आता है। अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे, अच्छा विकल्प आगे पीछे हो गए, खैर जो भी है ये सही हो जाएगा। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये लघु प्लेट के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, यूरेशियन प्लेट किस प्रकार के प्लेट का उदाहरण है? बताना है यूरेशियन प्लेट किस प्रकार की प्लेट का उदाहरण है। विकल्प में है महाद्वीपीय, महासागरीय, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, प्लेटों को 2 भागों में बांटा गया, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि यूरेशियन प्लेट किस प्रकार की प्लेट का उदाहरण है। तो याद रखना है, यूरेशियन प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है, क्योंकि इसमें यूरेशिया महाद्वीप के अधिकांश भाग शामिल है। यद्यपि इसमें समुद्री क्रस्ट भी शामिल है। इसका अधिकांश हिस्सा महाद्वीपीय परत से बना है और प्लेट की पहचान उसके महाद्वीपीय घटक के आधार पर की जाती है। इसलिए विकल्प नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, जब 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और नई परपट्टी का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? विकल्प में है अपसारी, रूपांतर, अभिसारी या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा अपसारी। याद रखिएगा, जब 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग होती हैं और नई परपट्टी, जिसे क्रस्ट कहते हैं, का निर्माण होता है, उसे ही अपसारी सीमा कहते हैं। इस प्रक्रिया में नीचे से मैग्मा ऊपर उठकर सतह पर आता है और ठंडा होकर नई पपड़ी बनाता है, ठीक है। वहीं बात करें अभिसारी के बारे में, तो याद रखना है, अभिसारी सीमा में प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं। जैसा कि हमने बताया कि अपसारी में क्या होता है कि प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती हैं, अलग हटती हैं, जबकि अभिसारी में क्या होता है, प्लेटें पास आती हैं, ठीक है। याद रखना है, अभिसारी सीमा में इसमें प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं, जबकि रूपांतरण में क्या होता है, रूपांतरण में प्लेटें एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं, ठीक है, एक दूसरे से टकराती या फिर अलग नहीं होती हैं, ठीक है। बस बेसिक अंतर यही है तीनों में, ठीक है। इसमें दूर हट रही हैं, इसमें पास आ रही हैं, इसमें समानांतर हटती हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट का नाम बताइए। पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट का नाम बताइए। विकल्प में है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्रशांत प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। ये सभी देखेंगे तो मुख्य प्लेटें का नाम दिए हुए हैं, लेकिन पूछा है आपसे कि पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट कौन सा है, तो याद रखना है प्रशांत प्लेट। प्रशांत प्लेट ये पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट है, ठीक है। पृथ्वी पर 7 मुख्य बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, जिसमें से 4 यहाँ पे दिए गए हैं विकल्पों में, जिसमें से सबसे बड़ा जो प्लेट है वो कौन सा है, प्रशांत प्लेट है, ठीक। अगला सवाल है कि वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रसारी परत स्थान, प्रविष्ठान क्षेत्र, केंद्रक या इनमें से कोई नहीं।
इस सवाल का सही जवाब होगा प्रसारी स्थान, ठीक है, जिसे ही क्या कहते हैं, जिसे अपसारी कहते हैं। अपसारी सीमा कहिए या फिर प्रसारी स्थान, दोनों एक ही चीज़ है, नाम थोड़ा सा अलग है, सवाल दोनों सेम ही था जो क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग देखे थे, ठीक है। वह स्थान जहाँ से प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ही प्रसारी स्थान या फिर अपसारी सीमा कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, नीचे से मैग्मा ऊपर उठकर सतह पर आता है और ठंडा होकर नई पपड़ी बनाता है, नई क्रस्ट बनाता है, ठीक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि एक दूसरे फिर से सवाल सुनिएगा। एक प्लेट जहां दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है और भूपर्पटी नष्ट होती है वह क्या कहलाता है। सवाल है, एक प्लेट जहां दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है और भूपर्पटी नष्ट होती है वह क्या कहलाता है। अभिसरण सीमा, अपसारी सीमा, प्रसार सीमा, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा अभिसरण सीमा। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है और भूपर्पटी नष्ट होती है उसे ही अभिसरण सीमा कहते हैं। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं और उस क्षेत्र को सबडक्शन जोन कहा जाता है, ठीक है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी। सवाल है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी। तो याद रखना है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी। उन्होंने 12 अक्टूबर 1492 को अटलांटिक पार करने के बाद अमेरिका की नई दुनिया में कदम रखा था, ठीक है। विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है, ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय भार जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक कितना है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, से भी अधिक होता है वैसे, ठीक है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही है। देख सकते हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। ईस्टर महाद्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय भार की जो प्रवाह दर है कितना है, 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। अगला सवाल है, अंटार्कटिक कटक की प्लेट प्रवाह दर कितनी है। अब सवाल है, अंटार्कटिक कटक की प्लेट प्रवाह दर कितनी है। तो याद रखना है 2.5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम ही है। तो अर्थात इस विकल्प के आधार पर देखेंगे तो ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, वर्तमान हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का संबंध किस सागर से है। वर्तमान में जो हिमालय अब देख रहे हैं ना, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति बताना है कि किस सागर से था। तो इसका संबंध है टेथित सागर से। विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही है, ठीक है। जहाँ पे आज हिमालय है ना, वहाँ पे पहले क्या था, टेथित सागर था। अगला सवाल है, लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया विभक्त हुआ तब भारत किस दिशा की ओर खिसकना आरंभ हुआ। पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। इस सवाल का सही जवाब होगा उत्तर, ठीक है। उत्तर हो जाएगा इस विकल्प का सही आंसर। क्योंकि देखेंगे कि अगर ये पूरा पृथ्वी था, ठीक है, तो दक्षिण में कहाँ पे था, भारत पहले यहाँ पर था, ठीक है, और भारत अब कहाँ पर है, यहाँ पर है। मतलब है कि ये खिसक किधर शुरू हुआ, उत्तर की तरफ, ठीक है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर हो जाएगा सी सही यहाँ पे, ठीक है। याद रखना है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया विभक्त हुआ तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना शुरू किया। यह उत्तर दिशा में खिसकता हुआ और बाद में एशिया महाद्वीप से टकराया, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, जो आज के हिमालय देख रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे पहले क्या था, टेथिस सागर था। अगला सवाल है कि लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत यूरेशिया से टकराया, इसके परिणाम स्वरूप किसका उत्थान हुआ। किसका उत्थान हुआ। विकल्प नंबर बी सही होगा, हिमालय पर्वत का। ये सभी आसान से सवाल हैं। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान लावा प्रवाह हुआ, जिसके किसका निर्माण हुआ। बताना है कि भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान लावा प्रवाह हुआ, जिससे बताना है कि किसका निर्माण हुआ था। उत्तर भारत का मैदान, दक्कन ट्रैप का निर्माण या फिर थारव का मरुस्थल, या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर बी, दक्कन ट्रैप, ठीक। देखिए यहाँ पे भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान हुए लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया क्रेटिसियस काल के अंत से लेकर इओसीन काल की शुरुआत तक हुई और इसके परिणाम स्वरूप दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम भाग में बड़े पैमाने पर लावा फैल गया। क्रिटिशियस काल के अंत में हुए दरार प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोटों से निकले लावा के प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, जो वर्तमान में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, ठीक है। उत्तर भारत का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये देखेंगे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के लाए गए स्वादों से हुआ है, ठीक है, ना कि लावा के प्रवाह से। वहीं थार का मरुस्थल क्या है, यह भारत का एकमात्र प्रमुख मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसका निर्माण भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से हुआ है, ना कि लावा के प्रवाह से, ठीक है।
चलिए अगला सवाल है, ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहाँ से लावा निकलता है वह क्या कहलाता है? क्रेटर, गर्त, काल्डेरा या इनमें से कोई नहीं? काल्डेरा के बारे में पहले बता चुके हैं, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा क्रेटर, ठीक है। देखिए, क्रेटर यह ज्वालामुखी के शीर्ष पर एक गोलाकार गड्ढा होता है जहाँ से लावा बाहर आता है। जब यह गड्ढा बहुत बड़ा हो जाता है तो इसे ही काल्डेरा कहते हैं, ठीक है। तो क्रेटर का संबंध ही किससे है? काल्डेरा से है, ठीक है। शायद हमने सेट 1 में दिखाया था बाय द वे, वो एक पिक्चर के माध्यम से, है ना, कुछ इस तरह से खाई बन जाता है वो गड्ढा, ठीक है। तो जब ज़्यादा गड्ढा बड़ा हो जाता है ना तब उसे ही काल्डेरा कह देते हैं। गर्त क्या है? तो यह एक सामान्य शब्द है जिसका अर्थ होता है गहरा गड्ढा, जैसे मरियाना गर्त जो दुनिया का सबसे गहराई स्थान है, मरियाना ट्रेंच जिसको कहते हैं आप, है ना। चलिए अगला सवाल है, एशिया एवं यूरोप के प्राचीन स्थल खंड को किस नाम से जानते हैं? सवाल है, एशिया एवं यूरोप के प्राचीन स्थल खंड को किस नाम से जानते हैं? लॉरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, इनमें से कोई नहीं? इसे कहा जाता है यूरेशिया। क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। एशिया एवं यूरोप के प्राचीन स्थल खंड को यूरेशिया का नाम से हम लोग जानते हैं। विकल्प नंबर सी सही होगा, ठीक है। लॉरेशिया क्या है? हम लोग जानते होंगे कि पेंजिया नामक प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट का उत्तरी भाग था जिसे मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया यानी कि भारत को छोड़कर शामिल थे। ये भारत तो बाद में जाकर ऐड हुआ ना उसमें। चलिए अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग सम्मिलित रूप से कौन है? प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग सम्मिलित रूप से कौन है? भारतीय प्लेट, अमेरिकन प्लेट, लॉरेशिया, इनमें से कोई नहीं? तो ये है भारतीय प्लेट। विकल्प नंबर ए सही है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। सवाल है कि भारतीय प्लेट का हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाए जाने वाला प्रतिष्ठान क्षेत्र भारत के उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। यह विसरण का कौन सा रूप है? बताना है, भारतीय प्लेट का हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाए जाने वाला परिविष्ठान क्षेत्र भारत के उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। यह विसरण का कौन सा रूप है? महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट, महासागरीय और महासागरीय प्लेट, या इनमें से कोई नहीं? इस सवाल का सही जवाब होगा महाद्वीपीय। महाद्वीपीय अभिसरण का उदाहरण है ये, अर्थात विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ जो एक महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण का उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि अब देखेंगे कि दो द्वीप जो थे, है ना, वो टकराए थे ना, तो इससे हम लोग कह सकते हैं इसे महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण, ठीक। चलिए अगला सवाल है, एक सवाल और ये लास्ट आखिरी सवाल होगा आई थिंक, हाँ ये आखिरी सवाल है इस अध्याय का। सवाल सिंपल सा है कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जापान से, फ्रेंच से, लैटिन से, या पुर्तगाल से? इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए जापान से। सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जापान से हुई है, ठीक है। तो ये विकल्प नंबर यहाँ पर लैटिन से नहीं होगा, विकल्प यहाँ पर सी गलत दिया हुआ है, ठीक है। विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही होगा, ठीक है। सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जापान से हुई है। तो ये थे महत्वपूर्ण 20-22 क्वेश्चन। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।